इजराइल और ईरान युद्ध में एक एक भारतीय पिसेगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब इंटरपोल की मदद क्यों मांगी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मध्य पूर्व में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो क्या भारत को तेल संकट का सामना करना पड़ेगा। भारत के पास 12 दिनों के खर्च के लिए पर्याप्त तेल भंडार है। रिफाइनरी में अतिरिक्त आपूर्ति के साथ जो देश को लगभग 18 दिनों तक बनाए रख सकती है। हालांकि इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमले करके भी बहुत सतर्कता बरत रहे हैं। ऐसे में लगता नहीं है कि तेल का संकट पैदा होने जैसी स्थिति पैदा होगी। ये कहना है देश के पूर्व विदेश सचिव और इजराइल में राजदूत रहे रंजन मथाई का। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 30 दिनों से अधिक समय तक किसी भी तरह की गड़बड़ी का वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारतीय बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल की रणनीति बदल रही है। पहले वे दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। सोमवार को सिनर्जिया फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित मध्य पूर्व की उलझन, क्या ईरान इजराइल युद्ध और बढ़ेगा, इस विषय पर एक बातचीत के दौरान मथाई ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच युद्ध का भविष्य क्या होगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में हालात बिगड़े तो मथाई कहते हैं इस बात की चिंता है कि अगर युद्ध खाड़ी में फैलता है तो यह वहां रहने वाले 80 लाख प्रवासियों को प्रभावित कर सकता है। 26 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान के लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल ने तेहरान, झेलम और खुजेस्तान के पश्चिमी प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर सीधे हमले किए थे, लेकिन इजराइल ने ईरान के तेल और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया। मथाई ने कहा कि हालांकि इजराइल ने यह दिखा दिया कि उसके पास तेहरान के खिलाफ घातक और सटीक हमले करने की क्षमता है, लेकिन ऐसा लगता है उसने जानबूझकर ईरान के तेल क्षेत्रों और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने से परहेज किया, क्योंकि इससे युद्ध और बढ़ सकता था और दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनई की इजराइल के लक्षित हवाई हमलों पर प्रतिक्रिया भी संयमित थी। खामनई ने प्रतिशोध के सीधे आह्वान से बचते हुए इजराइल के हमलों को न तो बढ़ा चढ़ाकर पेश करने न ही कम करके आंकने की सलाह दी। ईरान ने रविवार को इजराइल के हमलों का जवाब देने की कसम खाई, लेकिन कहा कि वह व्यापक युद्ध नहीं चाहता है। मथाई ने कहा कि ईरान को समय चाहिए। लंबे समय से चले आ रहे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उसकी अर्थव्यवस्था और आंतरिक एकता कमजोर हो रही है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के भीतर गुट है और ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान में भी मतभेद है। दूसरी ओर इजराइल के पास सैन्य और टेक्नोलॉजी क्षमता है, लेकिन उसे अमेरिका के समर्थन की जरूरत है। युद्ध के कारण उसकी आर्थिक भेदता भी दिखाई देने लगी है। इजराइल 2022 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4 से 5% रक्षा पर खर्च कर रहा था। तब से उसका रक्षा खर्च दोगुना हो गया है। 2024 में यह उसकी जीडीपी का लगभग 9% होना चाहिए। इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध के वैश्विक प्रभाव पर मथाई ने कहा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई गड़बड़ी होती है तो इसका पहला शिकार भारत सहित अन्य वैश्विक तेल बाजार होगा। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित 21 मील चौड़ा ये जलमार्ग दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन मार्ग है, जहां से हर दिन वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। मथाई ने कहा कि ईरान को आर्थिक चुनौतियां और कमजोर होती आंतरिक एकजुटता का सामना करना पड़ रहा है। उसका लक्ष्य प्रतिबंधों में ढील देकर सामान्य व्यापार बहाल करके और अपने तेल निर्यात को पुनर्जीवित करके कुछ राहत हासिल करना है। दूसरी तरफ इजराइल की कमजोरियां भी साफ साफ दिख रही है। मथाई ने कहा कि हालांकि इजराइल के पास दुर्जय सैन्य और टेक्नोलॉजी क्षमताएं हैं, लेकिन इसकी कमजोरियां भी दिख रही है। उसे वर्तमान में अमेरिकी सहायता की आवश्यकता है और इसीलिए उसे वॉशिंगटन में निर्णय लेने वाले अधिकारियों के साथ संवाद का एक ठोस माध्यम बनाए रखने पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल को अमेरिका के साथ अपनी बातचीत का माध्यम बनाए रखने की जरूरत है, जो उसका सबसे बड़ा सहयोगी और हथियार आपूर्ति करता है। मथाई ने कहा कि इजराइल की मिसाइल रक्षा के लिए मिसाइलों का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, क्योंकि इजराइल का उद्योग अपने तेजी से घटते स्टॉक को बदलने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध का एक और महत्वपूर्ण नतीजा ब्रेन ड्रेन रहा है, क्योंकि कई युवा इजरायली
अमेरिका जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच भी दरार बढ़ रही है, क्योंकि पूर्व के कैबिनेट मंत्रियों के बाद वाले को हटाने का आह्वान किया गया है। मथाई ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के आधार पर इजरायली रक्षा बल हिजबुल्लाह युद्ध विराम के लिए CIA निदेशक विलियम बर्न्स, मोसाद प्रमुख डेविड बर्निया और कतरी प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थानी द्वारा नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रस्ताव ने हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 2006 के युद्ध को समाप्त कर दिया था, जिसमें परिषद ने एक बफर जोन के निर्माण के आधार पर अस्थायी युद्ध विराम का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच हमलों की गंभीरता में कमी के बावजूद पूर्व विदेश सचिव का मानना है कि जोखिम अभी भी बना हुआ है, जिससे दुनिया में एक बड़ी तबाही आ सकती है। उन्होंने कहा कि पहला निशाना वैश्विक तेल बाजार होने की आशंका है और तेल व्यापार के पतन से अधिक नुकसान उठाने वाला देश चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप, जबकि अमेरिका को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाजारों को अस्थिर होने से बचाने में अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मथाई ने कहा कि एक समय रूस के पास वो क्षमता थी। उन्होंने कहा, लेकिन यूक्रेन में 2 साल के युद्ध ने उसकी सैन्य क्षमताओं को कम कर दिया है, जिससे पश्चिम एशिया में उसका प्रभाव कम हुआ है। भारत की भूमिका पर चर्चा करते हुए मथाई ने कहा कि देश ने अपने पारंपरिक दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए संघर्ष को अच्छी तरह से संभाला है। उन्होंने कहा, एक जो उचित शिकायत है वो यह है कि हमने फलस्तीनियों पर हमला किए जाने पर अपनी आवाज उठाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर एक मजबूत वैचारिक भावना है कि भारत को इजराइल का अधिक समर्थन की आवश्यकता है। इस समय ईरान समय हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं भारत ने इंटरपोल की मदद मांगी है और ये इंटरपोल की मदद भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इंटरपोल ही नहीं, भारत ने FBI को भी निशाने पर लिया है और भारत ने ये कहा है कि करीब 410 हमें ऐसे कॉल मिले हैं, जो कॉल खास तौर पर एयरलाइंस को लेकर कॉल किए गए हैं, जिसमें हमें डराने की कोशिश की गई है। ऐसे में हम चाहते हैं कि आखिरकार ये कहां से आया। आपको बता दूं, ये सुनकर एक बार को आपको लगेगा कि भारत ये क्यों कर रहा है, उनसे मदद क्यों मांग रहा है, लेकिन नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत भी इस चीज को समझता है। भारत ने अब अमेरिका को घेरने वाला काम किया है। बात है पन्नू मामले में अमेरिका भारत को ये समझाने की कोशिश करता है कि आप ऐसा मत करिए और हम उन विचारों को नहीं मानते हैं। अब एक नमूना देखिए कि किस तरीके से भारत को यहाँ पर आने लगी दिक्कतें और इसमें एयरलाइंस के कई चीजों को कैंसिल करना पड़ा। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर अमेरिका में अजीत डोभाल की और यहाँ के जो ब्लिंकन हैं उनके साथ, और ये चीजें देखने को मिल रही है कि दोनों के बीच में बातचीत भी बढ़ रही है। फोन कम्युनिकेशन हुआ है दोनों के बीच में और फोन कम्युनिकेशन के बाद ये सारी चीजों पे डिस्कशन हो रहा है। ऐसे तो कहा जा रहा है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वगैरह को लेकर बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब भारत घेरने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका ही आंसर बताए कि ये कॉल कहाँ से आए, FBI बताए, इंटरपोल बताए और फिर उससे पूछा जाए कि अच्छा जी बताओ, अगर इस तरीके से हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है तो इसका उपाय क्या होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।